हेलो टू एवरीवन, दिस इज़ सुजीत सिंह। तो आप सभी कैसे हैं बच्चे? आप वीडियोस देखो, बुक्स की रीडिंग करो और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मेमोराइज़ करो। यही आपके एग्जामिनेशंस में बहुत हेल्प करेंगे। तो अभी जो ये सीरीज़ चल रही है वो ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की सीरीज़ है बच्चे, और इस सीरीज़ का ये 4th पार्ट है। ठीक है, तो ये 4th पार्ट है। इससे पहले हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया है। आप जाकर के वीडियोस को देखो और साथ में मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, और मुझसे कनेक्ट होने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप मैसेज कर सकते हो, और यहाँ से भी आपको बहुत हेल्प होगी। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर कोई इशू है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करो अपनी प्रॉब्लम के साथ। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके प्रॉब्लम को मैं रिजॉल्व करूँ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और ये वीडियो जो है वो 4th वीडियो है। इससे पहले की सारी वीडियो है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चे। तो बेसिकली देखो, हमने लास्ट लेक्चर्स में कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया था, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि अगर मैं ऑर्गन्स की बात करता हूँ, ठीक है, तो सपोज़ ब्रीथिंग में कौन कौन से ऑर्गन है और उनका डिवीज़न किस बेसिस पे किया गया है। तो अगर मैं बोलूँ कि जो ब्रीथिंग है, ब्रीथिंग, इस ब्रीथिंग में जो भी ऑर्गन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको डिफाइन करूं, द ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी, द ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक can be divided into two ग्रुप्स। ठीक है, तो ये जो डिवीज़न हुआ है ना बच्चे, ये उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे हुआ है। ठीक है, तो हम मेंशन कर रहे हैं कि ये जो डिवीज़न हुआ है ये किसके बेसिस पे हुआ है बच्चे? तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे हुआ है। ठीक है, अब देखो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर इस पूरे रिस्पिरेटरी ट्रैक को डिवाइड करता हूँ, तो हमने ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवीज़न हमने यहाँ पर किया। इस डिवीज़न को हमने नाम दिया बच्चे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। ठीक है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और दूसरे को हमने नाम दिया बच्चे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। बात क्लियर है? यहाँ तक तो सभी को क्लियर है? ठीक है, अब देखो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में हम किसकी बात करते हैं? तो हम बात करते हैं नोज़ की, हम बात करते हैं बच्चे नेज़ल कैविटी की। ठीक है, हम बात करते हैं किसकी? साइनस की, साइनस। ठीक है, हम बात करते हैं किसकी बच्चे? फेरिंग्स की। हम किसकी बात करते हैं? फेरिंग्स की। तो ये सभी जो ऑर्गन हैं बच्चे, ये किसके हैं बच्चे? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के बारे में, तो हम यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में बच्चे? लैरिंग्स के बारे में। ठीक है, हम बात करते हैं बच्चे ट्रैकिया के बारे में। ठीक है, हम बात करते हैं किसके बारे में? ब्रोंकियल के बारे में, या आप बोल सकते हो ब्रोंकियल ट्री के बारे में बात करते हैं, और साथ में हम बात करते हैं लंग के बारे में। तो जो पूरा इंटायर रेस्पिरेटरी ट्रैक है बच्चे, हमेशा याद रखना कि ये उनके स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे हमने डिवीज़न किया। एक को हमने बोला अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, और दूसरे कैटेगरी को हमने बोला लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। ठीक है, अब देखो यहीं से अगर मैं समझने वाली बात करूं बच्चे, तो अगर हम बात करते हैं सिस्टम के बारे में। ठीक है, अब देखो ब्रीथिंग में हमने ऑर्गन के बेसिस पे डिवीज़न किया। अब अगर मैं यहीं पर बात करता हूं बच्चे कि जो ब्रीथिंग है, इसमें अगर मैं सिस्टम की बात करता हूं कि कौन कौन से सिस्टम है, तो हम जनरली यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं। एक तो है बच्चे जिसको हम बोलते हैं कंडक्टिव सिस्टम, एक को हम बोलते हैं कंडक्टिव सिस्टम,
और दूसरे को हम बोलते हैं बच्चे रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कंडक्टिव सिस्टम में अगर मैं बात करता हूँ बच्चे, तो बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पर हम कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। जैसे हमने पढ़ा नोज़ के बारे में हमने पढ़ा, फिर हमने फेरिंग्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने लैरिंग्स के बारे में पढ़ा। तो ये सभी किसके पार्ट हैं, किस सिस्टम के पार्ट हैं? तो कंडक्टिंग सिस्टम के ये क्या हैं, सभी पार्ट्स हैं। ठीक है, अब देखो अगर इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा डिफाइन करूं कि कंडक्टिव सिस्टम का काम क्या होता है, कंडक्टिव सिस्टम का काम क्या होता है, अगर इसके फंक्शन की मैं बात करूं, अगर मैं इसके फंक्शन की बात करता हूं बच्चे, तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रही है, आपकी एयर जो है, हम जो एटमॉस्फेयर से एयर को इनहेल कर रहे हैं वो एयर क्या होती है, फिल्टर होती है। तो आप बोल सकते हैं कि इसी सिस्टम में आपकी जो एयर है उसको क्या किया जा रहा है, फिल्ट्रेशन किया जा रहा है, फिल्ट्रेशन ऑफ एयर। तो ये पहला फंक्शन है किसका, कंडक्टिंग सिस्टम का। दूसरा जो है फंक्शन बच्चे, जिसको आप बोलते हो ह्यूमिडिफिकेशन, ह्यूमिडिफिकेशन। तो ये भी कहाँ पर होता है, कंडक्टिंग सिस्टम में ही होता है। तीसरी अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो बेसिकली जो एटमॉस्फेरिक एयर है बच्चे, एटमॉस्फेरिक एयर का एक अपना खुद का टेम्परेचर है। ठीक है, अब वो बॉडी में जब इंटर करता है, जब आप उसे इंस्पिरेशन करते हैं, जब बॉडी में एयर इंटर करती है तो उसे बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चे, टू ब्रिंग एयर टू बॉडी टेम्परेचर। ये बात सभी को क्लियर है। अब देखो रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, अगर इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो, या आप बोल सकते हो रेस्पिरेटरी जोन में क्या होता है। तो रेस्पिरेटरी जोन में क्या होता है बच्चे, तो यहाँ पर होता क्या है कि बेसिकली जो एयर है ना, वो ब्लड और एल्वुलाई के बीच में क्या हो रहा है, एक्चुअल में डिफ्यूजन हो रहा है। यहाँ पर एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। तो यहाँ किसके किसके बीच में हो रहा है बच्चे, तो बेसिकली हमेशा याद रखना बच्चे, ब्लड एंड एल्वुलाई। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं इसको एक एक टर्म में डिफाइन करूं कि हो क्या रहा है यहाँ पर, तो इससे इसको चलो इस ऊपर के स्पेस को हम यूटिलाइज करते हैं। तो बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या हो रहा है कि यहीं पर चीज़ें क्या हो रही हैं, सिस्टम, अगर मैं इसको डिफाइन करूं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वर एक्सचेंज ऑफ gases, exchange of respiratory gases। और ये रेस्पिरेटरी गैसेस का जो एक्सचेंज हो रहा है किनके किनके बीच में हो रहा है, तो हमेशा याद रखना बच्चे, ब्लड और एल्वुलाई के बीच में हो रहा है। ये बात समझ में आ रहा है। अब देखो अगर इसी चीज़ को हम कंडक्टिव सिस्टम को अंडरस्टैंड करें, एक बहुत प्रिसाइज, बहुत एक्यूरेट अगर टर्म में डिफाइन करना हो आपको कंडक्टिंग सिस्टम, तो आप कह सकते हो कि इट इज़ अ सिस्टम ऑफ interconnecting it is a system of interconnecting cavities and tube that conducts air into, कहाँ आ रही है, लंग में आ रही है। ठीक है, तो बेसिकली ये कंडक्टिव सिस्टम को डिफाइन कर रहा है। तो एक तरह का क्या है, ये ऐसा सिस्टम है जहाँ पर बेसिकली क्या है, इंटरकनेक्टिंग कैविटीज़ हैं। जो भी यहाँ पर हमने थोरेसिस कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी क्या है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, और किनके थ्रू कनेक्टेड है, ट्यूब्स के थ्रू, जो कंडक्ट करती हैं क्या, एयर इनटू लंग। और इसी तरीके से अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को अंडरस्टैंड करना चाहें बच्चे, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम बेसिकली ब्लड और एल्वुलाई में क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। ये बात तो समझ में आ रही सभी को। यहाँ तक
अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना बच्चे कि आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। अब देखो बेसिकली इसके बाद जो है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी के बारे में अगर हम अंडरस्टैंड करें तो बेसिकली यहाँ पर हम बात करते हैं बच्चे टाइडल वॉल्यूम की बात करते हैं, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करते हैं और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और बहुत डिफरेंट टर्म्स हैं। तो चलो हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं अगले पेज से। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं बच्चे कि जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम की कैपेसिटी को अंडरस्टैंड करेंगे कि बेसिकली इन वॉल्यूम्स का कैपेसिटी कितना है कि कितना एयर को होल्ड करके रख सकते हैं, ठीक है। तो मतलब तो यही हुआ ना। अब देखो अगर मैं सबसे पहले अगर वॉल्यूम की बात करूं तो हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी, हम बात करते हैं यहाँ पर बेसिकली टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम जो है अगर इसको अंडरस्टैंड किया जाए तो टाइडल वॉल्यूम क्या है बच्चे, कोई मुझे बता सकता है कमेंट सेक्शन में एक्यूरेट जो एनसीईआरटी बोलती है। तो टाइडल वॉल्यूम जो है जब भी हम नॉर्मल ब्रीथिंग या नॉर्मल रिस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं उस केस में कितने अमाउंट ऑफ एयर को हम या तो इंस्पायर्ड कर रहे हैं या बॉडी से एक्सपेल आउट कर रहे हैं। तो पहली चीज टाइडल वॉल्यूम क्या है, नॉर्मल रिस्पिरेशन है, ठीक है। यहां पर कोई फोर्सफुल रिस्पिरेशन की बात नहीं हो रही है। तो नॉर्मल रिस्पिरेशन में या तो आप एयर को बॉडी के अंदर इंस्पायर करेंगे या इनहेल करेंगे, इंस्पायरेशन, या अपनी बॉडी से एक्सपेल आउट करेंगे बाहर की तरफ, ठीक है। तो उसको आप बोलते हो एक्सपायरेशन, ठीक है। और ये सभी प्रोसेस कैसी चल रही है, तो नॉर्मल फेज में चल रही है। अब देखो टाइडल वॉल्यूम जो होता है बच्चे वो कितना होता है, नॉर्मली जो आप एयर को ले रहे हैं नॉर्मल ब्रीथिंग में, नॉर्मल रेस्पिरेशन में, उसका अगर आप उसे मेज़र करो तो ये कितनी है बच्चे, 500 ml, पहली चीज़। अब देखो इस 500 ml में कुछ पोर्शन जो है वो तो लंग के डेड स्पेस में चला जाता है जिसको आप बोलते हो कंडक्टिंग जोन, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इस 500 टाइडल वॉल्यूम जो है बच्चे, इसमें से 150 ml जो है ना वो कहाँ चला जाता है, कंडक्टिंग जोन में। बचा हुआ 350 ml ऑफ एयर, ये क्या है, एयर की बात कर रहे हैं, एटमॉस्फेरिक एयर की बात कर रहे हैं, ठीक है, याद रखना। तो ये जो 350 ml है ना बच्चे, यही कहाँ जाता है, एक्चुअल में रेस्पिरेशन प्रोसेस में ये इन्वॉल्व होता है रेस्पिरेटरी जोन में, और यही आगे चल करके कहाँ जाता है, तो एल्वुलर वेंटिलेशन में पार्टिसिपेट करता है। ये बात सभी को क्लियर है। अब देखो ये एयर जो है कभी भी रेस्पिरेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करती है, इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डेड स्पेस। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, तो टाइडल वॉल्यूम एक नॉर्मल रेस्पिरेशन मैकेनिज्म है जिसमें आप या तो इंस्पिरेशन कर रहे हैं या तो बॉडी से एक्सपिरेशन कर रहे हैं। एक्सपिरेशन में बेसिकली आप क्या करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिलीज कर रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है। इंस्पिरेशन में क्या कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन जो है आप बच्चे, इनका क्या हो रहा है, आप इनटेक कर रहे हैं। कॉमन लेमैन वर्ड में आप ये समझ सकते हैं बच्चे कि इंस्पिरेशन में ऑक्सीजन जो है बॉडी के अंदर इनटेक कर रहे हैं और एक्सपिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर की तरफ रिलीज कर रहे हैं। अगर इसी को हम रिलेट करें एक सेल से, तो सेल के अंदर बेसिकली क्या आ रही है, ऑक्सीजन आ रही है, और सेल के बाहर क्या जा रही है बच्चे, तो कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है। इसी चीज़ को आप क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन,
ठीक है, या बोलते हैं ब्रीथिंग मैकेनिज्म। ये क्या है बच्चे, एक सेल की हम बात कर रहे हैं। बात क्लियर है? अब देखो, अगर हम अभी तक हमने बात किया नॉर्मल ब्रीथिंग की, नॉर्मल रेस्पिरेशन की बात कर रहे थे। अब यहाँ पर सेकंड टर्म आता है बच्चे एक्सपिरेटरी या इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो हम पहले टर्म को डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एक टर्म आता है जिसको हम मेंशन करते हैं शॉर्ट फॉर्म में IRV। आगे से हम IRV ही मेंशन करेंगे। IRV का मतलब है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और टाइडल वॉल्यूम को बेसिकली हम TV से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमेशा याद रखना TV क्या है, रिप्रेजेंट एज अ टाइडल वॉल्यूम। तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो अमाउंट ऑफ एयर है जिसे आप नॉर्मल ब्रीथिंग जब आपने परफॉर्म किया, जब आपने नॉर्मल ब्रीथिंग, नॉर्मल रेस्पिरेशन की प्रोसेस परफॉर्म किया, तो आपने क्या किया, बॉडी में एयर को इनटेक कर रहे हैं। तो नॉर्मली तो आपने किया, उसके बाद आप फोर्सफुली एयर को, एटमॉस्फेरिक एयर को आप बॉडी के अंदर इनटेक कर रहे हो। दैट अमाउंट ऑफ एयर इज कॉल्ड एज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो देखो, पहले नॉर्मल अगर इसको अंडरस्टैंड किया जाए तो बेसिकली इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है वो एडिशनल वॉल्यूम, या आप कह सकते हो ये एक तरह का फोर्सफुली इंस्पायरेशन है। एक चीज़ तो समझ में आए, पर ये कब होता है, टाइडल वॉल्यूम के बाद होता है। तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है ना, वो एक तरह का एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर है। इट इज अ एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर। और ये कब होता है, टाइडल वॉल्यूम के बाद होता है। जो नॉर्मल ब्रीथिंग होती है ना बच्चे, उसके बाद जो आप एयर को इनटेक कर रहे हो अंदर की तरफ, दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और इसका वैल्यू कितना होता है बच्चे, अगर आपसे कोई पूछे कि अप्रॉक्सीमेटली, तो इनका जो वॉल्यूम है ना वो 2500 ml टू 3000, ठीक है, 2500 ml टू 3000 ml, ठीक है। अब देखो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो कितना, 3000 ml। ये बात समझ में आया? तो इतना अमाउंट ऑफ एयर पहले आपने लिया 500, उसके बाद आप एक्स्ट्रा फोर्सफुली इंस्पिरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो दैट अमाउंट ऑफ एयर इज 2500 ml टू 3100 ml। यहाँ तक बात सभी को क्लियर है? अब देखो इसके बाद अगर मैं बात करूँ बच्चे, तो हम बात करते हैं किसकी, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ERV से। ये बात क्लियर है? तो ये भी, जब भी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की आप बात करो तो ये भी एक तरह का क्या है, फोर्सफुली एक्सपायरेशन। और इसको हम अगर रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे, तो ये अमाउंट ऑफ एयर क्या है, कितनी अमाउंट ऑफ एयर है, तो 1000 ml टू 1100 ml ऑफ एयर। बात समझ आ रही? सभी टर्म्स क्लियर हो रहे हैं ना बच्चे? तो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ टाइडल वॉल्यूम की, अगर मैं बात करता हूँ इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की या एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की, तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि बेसिकली हम किस टर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसके बाद अगर हम अगले टर्म की बात करते हैं बच्चे, तो यहाँ पर हम बात करते हैं बच्चे किसकी, डी की। अगर मैं बात करूँ डी पॉइंट्स की, अगर मैं बात करूँ तो रेसिड्यूअल वॉल्यूम, ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं RV से। देखो मैंने हमेशा बोला है बच्चों को कि जो रिस्पिरेशन से रिलेटेड ये चैप्टर है ना बच्चे, ये समझने वाला चैप्टर है, ठीक है। ये याद करने वाला चैप्टर नहीं है, ये हमेशा अंडरस्टैंड करने वाला चैप्टर है, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ बच्चे, क्योंकि बेसिकली अगर हम रेजिडुअल वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं, तो रेजिडुअल वॉल्यूम हमेशा याद रखना बच्चे कि ये वो एयर है जो हमेशा
लंग के अंदर अगर मैं इसको टर्म से डिफाइन करता हूँ तो रेजिडुअल वॉल्यूम जो है हमेशा जो लंग के अंदर जो एयर है ना, जिसको आप कह सकते हो कि हमेशा लंग के अंदर ये एयर क्या करती है, हमेशा स्टोर रहती है। और ये इसका काम क्या है, तो बेसिकली लंग को कोलैप्स होने से प्रिवेंट करती है। तो आप कह सकते हो कि रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है, रेजिडुअल वॉल्यूम जो है वो एक तरह का वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग, ये हमेशा रहता है, ठीक है, इवन आफ्टर द फोर्सफुल एक्सपिरेशन, इवन आफ्टर द फोर्सफुली, ठीक है। देखो अब इसको अंडरस्टैंड करना कि आपने क्या किया कि नॉर्मल ब्रीथिंग से अपनी बॉडी के अंदर का एयर आपने क्या किया, एटमॉस्फेयर एयर में एक्सपेल आउट किया। तो एक तो हो गया बच्चे आपका क्या, नॉर्मल एक्सपिरेशन प्रोसेस परफॉर्म करे। एक होता है आपने फोर्सफुली एक्सपायरेशन किया, फोर्सफुली एक्सपायरेशन करने के बाद भी लंग में कुछ एयर बची होती है, उसी बचे हुए एयर को बोलते हो रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। अब ये रेसिडुअल वॉल्यूम कितनी होती है, तो हमेशा याद रखना बच्चे कि 1100 ml टू 1200 ml जो है एयर हमेशा लंग में होती है। अब देखो लंग के अंदर अगर ये एयर हमेशा बचा हुआ इतना एयर रहता है तो इसका कुछ ना कुछ फंक्शन होगा। अब फंक्शन क्या है, अगर मैं बात करूं कि इस रेजिडुअल वॉल्यूम का फंक्शन क्या है, तो ये आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए बच्चे। तो इसका फंक्शन जो है हमेशा ये लंग को प्रिवेंट होने से बचाता है। तो आप मेंशन कर सकते हो प्रिवेंट कोलैप्स ऑफ एल्वेलाई, ठीक है, लंग कोलैप्स ना कर जाए या एल्वेलर सेल्स कोलैप्स ना कर जाए, इसीलिए इतनी अमाउंट ऑफ एयर हमेशा लंग के अंदर बची रहती है, ठीक है। दूसरा अगर फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली ये स्पायरोमीटर से कभी भी मेज़र नहीं हो सकती है, कैन नॉट बी मेजर्ड बाई स्पायरोमीटर। ये बात समझ में आया सभी को। अब देखो अगर मैं 5th पॉइंट की बात करता हूं बच्चे, तो 5th पॉइंट में हम किसकी बात करते हैं, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी की बात करते हैं, ठीक है। अब इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में अगर बात करूं तो इसे हम IC से रिप्रेजेंट करते थे पहली चीज़। अब देखो होता क्या है कि अगर आप इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या है ना, कि जो टाइडल वॉल्यूम है, ठीक है, मतलब इंस्पिरेटरी कैपेसिटी को आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि आपने एक नॉर्मल ब्रीथिंग परफॉर्म किया, नॉर्मल इंस्पिरेशन की प्रोसेस परफॉर्म किया, प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को आपने परफॉर्म किया। मतलब नॉर्मल इंस्पिरेशन, देखो इंस्पिरेटरी, इंस्पिरेशन वर्ड से आ रहा है, तो मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, एयर को आप इनहेल कर रहे हो, ठीक है। अब देखो इनहेल जो है वो दो तरीके से हो सकता है, एक तो होगा नॉर्मल इनहेल और दूसरा होगा बच्चे फोर्सफुली इनहेल, ठीक है। अब देखो नॉर्मल इनहेल को तो आपने टाइडल वॉल्यूम बोल दिया, प्लस फोर्सफुल इनहेल को आपने इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोल दिया। इन्हीं दोनों के एडिशन को ही आप क्या बोलते हो, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। बात क्लियर है सभी को। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का मतलब ये होता है बच्चे कि आपने एक तो नॉर्मल आप चुपचाप बैठ जाओ और चुपचाप बैठ करके जो ब्रीथिंग का प्रोसेस चल रहा है ना उसे कंटिन्यूसली परफॉर्म करो, ठीक है। अब नॉर्मली आपने कितना अमाउंट ऑफ एयर अंदर लिया, तो 500 ml लिया, उसमें से 150 जो है आपके लंग के डेड स्पेस में चली जाती है, 350 यहाँ पर है। और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में अगर बात करते हो बच्चे, तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो वॉल्यूम है जो आपने फोर्सफुली एयर को इंस्पायर किया और उसका अमाउंट हमने अंडरस्टैंड किया था कि 2500 टू 300 ml ऑफ एयर है। तो इन्हीं दोनों का सम को ही आप क्या बोलते हो, इंस्पिरेटरी
कैपेसिटी। बात क्लियर है? इसी तरीके से क्या होता है बच्चे, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी की आप बात करते हो, तो अगर बात करूं एक्सपिरेटरी कैपेसिटी की अगर बात करो, जिसे आप EC से रिप्रेजेंट करते हो, तो EC जो है वो अमाउंट ऑफ एयर है जो आप नॉर्मली बॉडी में एक्सपिरेशन का प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हो, देन एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के थ्रू आपने एयर को इनटेक किया, दैट इज द सम ऑफ द एयर इज कॉल्ड एज एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। बात क्लियर है? अब देखो, अगर मैं बात करूं कि इसके बाद अगर मैं बात करता हूं बच्चे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, तो नेक्स्ट पॉइंट में बेसिकली हम बात करते हैं फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी की अगर हम बात करते हैं, तो फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी में अगर मैं बात करता हूं बच्चे, तो इसको डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से कि ये वो कैपेसिटी है जिसमें वॉल्यूम ऑफ एयर that will remain in the lung after a normal expiration that include इसको आप क्या बोलोगे, एक तो आपने वॉल्यूम ऑफ एयर की आप बात कर रहे हो लंग के अंदर, जो हमेशा रिमेन करती है किसके अंदर, लंग के अंदर, आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। तो ये हमेशा इंक्लूड करता है बच्चा कि एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात हो रही है प्लस रेजिड्यूअल वॉल्यूम की बात हो रही है। दिस इज कॉल्ड एज फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी। ठीक है, अब अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, तो यहाँ पर हम बात करते हैं वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी कुछ और नहीं है, वाइटल कैपेसिटी कुछ और नहीं है, ये सभी का सम। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मल ब्रीथिंग आपने किया, फिर आपने इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम परफॉर्म किया, देन एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम परफॉर्म किया, दिस इज योर वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, और अगर मैं बात करूं इसके बाद का जो पॉइंट है ना बच्चे, इसके बाद का जो पॉइंट है टोटल लंग कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं, तो टोटल लंग कैपेसिटी में अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहो, तो हमने पहले बात किया किसकी, रेजिडुअल वॉल्यूम की बात किया, ठीक है, प्लस ERV के बारे में बात किया, प्लस टाइडल वॉल्यूम के बारे में बात किया, एंड अगर आप बात करते हो तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करते हो, प्लस वाइटल कैपेसिटी की बात करते हो, प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम की बात करते हो। तो अंडरस्टैंड कर रहे हो बच्चे कि एक तो है किसके रिस्पेक्ट में, इंस्पिरेटरी, और दूसरा है किसके रिस्पेक्ट में, एक्सपिरेटरी। तो ये आपका क्या है बच्चे, टोटल लंग कैपेसिटी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छे लग रहे हो, और आप साथ में मुझे कमेंट कीजिए। अगर सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मेरे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। और थोड़े से आप सभी को मैं बोलूँगा बच्चे कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मैं आपके इस स्टेप से बहुत ज़्यादा मोटिवेट होऊंगा और आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं वीडियो के फॉर्म में लेकर के आऊँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी को ये लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बच्चे आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, और मेरा एक ही एम ऑफ टारगेट है कि सभी को आज के टाइम में, सभी बच्चों को आज के टाइम में फ्री एजुकेशन मिले। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल माय लवली ऑडियंस। बाय, टेक केयर।